नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सही बच्चों को बहुत सारा प्यार। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग लूसेंट का अध्ययन कर रहे हैं और आप सबको मैं बता दूं 1 से लेकर 50 पेज तक हम पूरे अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, बारी है बेटा 50 पेज का रिवीजन। और मैं आपको बता दूं, मैंने जब प्राचीन इतिहास पूरी समाप्त की थी तो उसके 500 प्रश्न करवाए थे, प्रश्न थे, साथ में उनका एनालिसिस विद डिटेल था। अब बारी है मध्यकालीन इतिहास के 500 प्रश्न, जिसमें 5 प्रश्न जरूर फंसेंगे। और आप सबका कहना है कि सर प्लीज जब भी पेज आपके कंप्लीट हो जाया करे, कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाया करे, तो उसके बाद में एमसीक्यू पूरा एक ही क्लास में खत्म करवा दिया करो। ठीक है, तो हमने इसी तरह प्राचीन इतिहास की तरह इसका भी पूरा का पूरा बना के ला रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना टाइम क्यों लग गया, तो बेटा आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, एक एक पेज से हमने सारे प्रश्न निकाले हैं। ठीक है, ये मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं भाई साहब फ्री का हो गया। अब देखो यहाँ पे इस तरह के सवाल लगे हुए हैं। ठीक है, एक एक पेज से निकाल के लाए हैं। कोई ये नहीं कि आपने बोल दिया बस हवा में हो गया, हवा में बातें हो गई। भाई किताब खत्म कर रहे हैं, किताब का मतलब कुछ तो आप मतलब समझोगे, मेहनत लग रही है, ऐसे नहीं कि फ्री फंड में हो जा रही है। ठीक है, एक एक बैठ के टाइप कराना पड़ता है, एक एक छाड़ना पड़ता है प्रश्न को। अब तुम सोच रहे होगे सर इसकी क्लास परसों हुई थी, कल क्लास क्यों नहीं हुई? तो कल बेटा मैं पूरे सारे प्रश्न ही बना रहा था, कल मैं पूरे पूरे सारे प्रश्न कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि पूरी मध्यकालीन इतिहास मैंने बोला था आप सबसे खत्म हो गई है। ठीक है, और आप सबको जब बात ही नहीं समझनी, अपने हिसाब से करना है, तो ठीक है हम आपके हिसाब से चल देंगे। आपको चाहिए पता क्या, आपको चाहिए हवा हवाई, मतलब कोई चीज का वो नहीं चाहिए कि सर मतलब जो कंटेंट दे फिर उसमें दम हो, उसके बाद कहीं उधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन आप चाहते हो कि आपको भटकना पड़े। ठीक है, क्योंकि आप सब हमारी वैल्यू और मेहनत बिल्कुल नहीं देख पाओगे। ठीक, चलिए राम राम, जय सिया राम, सही बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों ये जो क्लास है वो दरोगा, कांस्टेबल, होमगार्ड स्पेशल क्लास है। और ये मान लेना मेडिवल हिस्ट्री का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपके पेपर में ना फंसे, सारे के सारे सवाल यहां पर आ जाएंगे। अब बच्चे कह रहे हैं सर लूसेंट कब तक खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं पता कब तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, अपने आप से पूछो कब, कितना तुम याद कर पाओगे, कितना तुम याद कर पाओगे। जब वो तुम अपना डिसाइड कर लेना तब हमसे बताना भैया। ठीक है, चलो बेटा देखो सिंपल सी बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं, पहले क्लियर कर दिया करो, मेरे ऊपर प्रेशर बिल्कुल मत दो। मैं काम कर रहा हूं तो तुम्हारे हिसाब से कर रहा हूं। तुम ही लोग बोलते हो कि सर जब भी कोई टॉपिक समाप्त हो तो उसके प्लीज प्लीज सर सारे प्रश्न करवा दो। और जब मैं उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करता हूं, आप सबके लिए मेहनत करता हूं, तो आपको वो चीजें पचती नहीं है। और आप अब मैं जान गया हूं कि अब आपको सिर्फ रट्टू तोता बनाना है, मतलब ये नहीं काम करना है कि आपको कुछ सिखाना है भाई। और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ सिखा दूं, कुछ बना दूं आपको, वहां से फिर डाउट खत्म हो जाए, लेकिन नहीं नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा त्रिशूल बैच 6.0 लूसेंट एनसीईआरटी घटना चक्र का लाइफ टाइम वैलिडिटी। और जितने भी बच्चों को लेना है यहाँ पर ये जो आपको प्राइस दिख रहा है यहाँ पे कूपन कोड लगा सकते हैं राम60, राम60 कूपन कोड लगाओगे आपको ये बैच मिल जाएगा। सारे इसमें सब्जेक्ट मिल जाएंगे, क्यों क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स है इसमें। त्रिशूल बैच नाम क्यों है, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट है इसमें। लूसेंट जी के घटना चक्र एनसीईआरटी तीनों मिलकर सिलेक्शन का फार्मूला क्रिएट करते हैं। ये बैच मिलेगा आपको कहां पर, तो ये बैच मेरे प्यारे बच्चे मिलेगा आपको फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर। किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। ये बैच आपको पेड कोर्स में मिलेगा और इस क्लास की पीडीएफ आपको पीडीएफ क्लास नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को बहुत अच्छे से, जबरदस्त तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास को। लूसेंट्स के 1 से 50 तक का पेज हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको मध्यकालीन इतिहास के पूरे 500 प्रश्न कराने वाला हूं। साथियों मेडिवल हिस्ट्री के 500 प्रश्न में कराने वाला हूं। यहां पे जितने आप प्रश्न की संख्या देखोगे इनका जस्ट ट्रिपल कर लेना। क्यों? क्योंकि इनके साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी आपको इतना पढ़ाएंगे कि आपको खुद मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सभी मेरे प्यारे बच्चे पहले ये बता दो कि आप सबको आज मैं कैसा दिख रहा हूं। आप सबको मैं आज कैसा दिख रहा हूं भाई? जनरल डायर की तरह दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? जनरल डायर दिख रहा हूं भाई? तुम ही लोग तो नाम रख रहे हो तो मैं क्या करूं? तो मैं और सारे बच्चों से कंफर्म कर लूं, पूछ लूं भाई। मैंने पहले ही बोला है इस खोपड़ी में बाल अब तब भी आएगा जब मैं पूरा का पूरा बच्चों को पढ़ाए डालूंगा, बच्चों को सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अपने हिसाब से कभी तुम पूछो कि सर क्या हम रोज आए हैं? आप रोज नहीं आ रहे हो, दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हो।
ठीक है। हाँ चलिए, बहुत प्यारा। तो भाई हाँ कह सकते हो भाई, बाल नहीं है तो टकला बोल सकते हो, गंजू पटेल बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। बहुत प्यारा, ठीक है, कुछ भी कह लो। अच्छा मामा ठाकुर, बहुत प्यारा, बस इसी तरह के नाम चाहिए। हाँ राधा कृष्णा, राधा कृष्णन, बहुत बढ़िया। एक बच्चा तो कह रहा प्रेम चोपड़ा, भाई प्रेम चोपड़ा नहीं, ठीक है, एक सेकंड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते क्लास को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया, फटाफट करना है, फटाफट आंसर मारना है, ठीक है। चलिए, भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ? सबको पता है भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर हुआ, और मैंने पहले ही बताया था 712 ईस्वी में। तो पहले नंबर से रिलेटेड सवाल है दूसरा, और आप देख सकते हो ये सवाल किस पेज नंबर के 30, बड़े आराम से देखते जाओगे। मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर 712 ईस्वी में हुआ, और यह आक्रमण बेटा कहां पर हुआ? तो आप सबको पता होना चाहिए, यह आक्रमण हुआ था सिंध पर। कहां पर? सिंध पर सबसे पहले। और मोहम्मद बिन कासिम ही था भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। अगर तुमसे कह दे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम है भारत में आक्रमण करने वाला। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? सिंध पर आक्रमण हुआ, और सिंध का उस समय जो राजा था, उस समय जो राजा था जिसका नाम था, के टाइम पर सिंध पर आक्रमण हुआ था। क्लियर है? अगला सवाल, 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण भारत के किस क्षेत्र पर हुआ था? अभी मैंने क्लियर कर दिया था, पंजाब, सॉरी सिंध, और सिंध मतलब वर्तमान में ये पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? मैंने पहले ही बता दिया है, दाहिर। दाहिर ही शासन था, ठीक। दाहिर के अगर मैं पिता की बात करता हूं तो दाहिर के पिता का नाम है लल्ल। क्या नाम है? लल्ल। और अगर तुमसे कह दिया जाए लल्ल जो थे वो किस वंश के थे, तो आप कह सकते हो चच वंश। चच वंश के थे कौन? लल्ल साहब। लल्ल साहब चच वंश के थे, बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगर तुमसे कहते दाहिर कैसा राजा था, तो आप कह सकते हो दाहिर जो था वो एक हिंदू राजा था। क्लियर है? फिर अगर आपसे कह दिया जाए कि सिंध की उस समय कैपिटल क्या थी, तो सिंध की उस समय कैपिटल थी एलोर। एलोर किसकी राजधानी थी? सिंध की राजधानी थी। क्लियर है? तो ये सारे सवाल यहां पर क्लियर हो गए। नेक्स्ट, भारत पर अरबों के आक्रमण का मेन उद्देश्य क्या था? तो भारत पर अरबों के मेन आक्रमण का मैंने उद्देश्य बताया था। उस समय अरब ने यह सोचकर आक्रमण नहीं किया था कि भारत पर हमें शासन करना है। उस समय अरबों ने भारत पर आक्रमण ये सोचकर बेटा किया था कि यहां पर धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का खूब सारा प्रचार करना, क्योंकि उस समय भारत जो है सोने की क्या कही जाती थी? चिड़िया कही जाती थी। क्लियर है? नेक्स्ट, अरब आक्रमण से पूर्व सिंध पर किस वंश का शासन था? अभी मैंने आपको बताया है कि अरब आक्रमण से पहले यहां पर अगर किसी का एक प्रकार से शासन माना जाएगा तो वो माना जाएगा किसका? ब्राह्मण वंश का। ब्राह्मण वंश का शासन था। कई सारे ब्राह्मण वंश अपने आपको एक साथ पढ़ाए थे। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। अगला, मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के सेनापति थे? बहुत प्यारा सवाल आता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कह दूं मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था, तो आप कह सकते हो अल वलीद। अल वलीद का सेनापति था, जो एक प्रकार से भारत भेजा गया था आक्रमण करने के लिए। क्लियर है? अरबों के आक्रमण भारत के किस भाग तक सीमित रहा? तो अरबों का आक्रमण भारत में केवल सिंध क्षेत्र तक ही सीमित रहा, याद कर लेना। क्लियर है? अब पेपर में सवाल आता, जो मोहम्मद बिन कासिम था जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी, एज कितनी थी? तो याद कर लेना, इसने जब भारत अभियान मतलब सिंध अभियान किया तो इस समय इसकी एज केवल और केवल 17 साल थी। 17 साल की उम्र में इसने सिंध पर आक्रमण कर दिया था, और पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। बड़े प्यार से आप जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। क्लियर है? अगर मैं तुमसे यहीं पर कह दूं कि अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, तो आप सबको पता है उस पुस्तक का नाम है चचनामा। क्लियर है? और याद कर लेना, चचनामा के अगर तुमसे कह दे लेखक का नाम बता दो, तो चचनामा के लेखक का नाम है अली अहमद साहब। क्या नाम है? अली अहमद। अगला, भारत में इस्लामी सत्ता का
प्रथम प्रवेश किस आक्रमण से माना जाता है? इस्लामी सत्ता की अगर मैं पूरी तरीके से बात करता हूं तो सबको पता है अरब आक्रमण, क्योंकि अगर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया ही नहीं होता तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता ही ना। क्लियर है? इतिहास में अरब आक्रमण को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो अरब आक्रमण को यहां पर कह रहा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? मुगल शासन की शुरुआत के कारण? तो गलत है, मुगल शासन तो भाई बाबर लेकर आता है। यूरोपीय आगमन के कारण? नहीं। भारत में इस्लाम के प्रवेश के कारण? बिल्कुल करेक्ट है। अरब आक्रमण महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भारत में इस्लाम का जो प्रवेश हुआ वो अरब आक्रमण की वजह से हुआ। अगर अरब आक्रमण ना होता तो सिंपल सी बात है यहां पर इस्लाम का प्रवेश ना हो पाता। तो इस प्रकार आपको ये चीज पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। क्लियर है? अगर मैं यहीं पे तुमसे कह देता मोहम्मद गौरी के बारे में बताओ, तो मोहम्मद गौरी के बारे में हमने आपको पढ़ाया था 3 युद्ध याद रखना, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। क्लियर? 1191, 1192 और 1194। अगला सवाल, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने थी। देखो पेज नंबर यहां पढ़े हैं, 31 नंबर पेज से सवाल आए हैं। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का संस्थापक था। किसका? गुलाम वंश का। ठीक, बहुत अच्छे से याद कर लेना। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश थे, मैंने आपको बताया था, गुलाम, खिलजी, फिर उसके बाद था तुगलक, सैयद और लोदी। 4 वंश थे और सबसे ज्यादा समय तक शासन किया तुगलक वंश ने, सबसे कम समय तक किया खिलजी। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। गुलाम वंश जो बेटा चला है कब से कब तक? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। टोटल 84 साल तक गुलाम वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर, 84 साल तक। और ये भी याद कर लेना जो गुलाम वंश था उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन अगर तुमसे कह दे रियल फाउंडर बताओ, रियल फाउंडर का मतलब समझे, वास्तविक संस्थापक बताओ, तो उसका नाम निकल कर आता है इल्तुतमिश। याद कर लेना। रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका कौन? रजिया सुल्तान थी। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की थी? बड़े प्यार से बता सकते हो, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, मतलब दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठा था। और ऐबक ने उस समय जो अपनी कैपिटल राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? वो बेटा बनाई थी लाहौर को। याद कर लेना। ठीक, और लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने ट्रांसफर की थी? भैया इल्तुतमिश ने। अगला सवाल आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो सिंपल सी बात है, घुड़सवारी करते समय गिरने से। कौन सा खेल खेल रहे थे? तो पोलो। पोलो जिसको बोलते हैं चौगान। ठीक, अगर तुमसे कहते पोलो खेल का उद्भव भारत में किस राज्य से माना जाता है? तो मणिपुर से। याद कर लेना। इल्तुतमिश किसका दास था? तो इल्तुतमिश दामाद भी था और दास भी था। किसका? ऐबक का। याद कर लेना। क्लियर है? और सेनापति भी था। तो इसीलिए जो यहाँ के राजा बने सब दास बने, गुलाम बने, इसीलिए इस वंश का गुलाम वंश, ममलूक वंश, दास वंश, कुछ भी आप कह सकते हो। अगला सवाल आ गया, इल्तुतमिश ने टका और जीतल किस क्षेत्र में चलाए? तो हमने आपको बताया था टका और जीतल जो चलाए थे वो मुद्रा व्यवस्था के क्षेत्र में चलाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। क्लियर है? बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगर मैं तुमसे यहीं पर ये कह दूं कि टका किस धातु का था, तो टका याद कर लेना, टंका बोलते थे हम लोग चांदी को। ठीक, और जीतल जो बोलते थे वो बोलते थे किसको? जीतल बेटा बहुत अच्छे से याद कर लेना, तांबा। तांबे को बोलते थे जीतल और टका को बोलते थे चांदी। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये दोनों मुद्रा चलवाई थी किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था, क्योंकि नींव रखी थी ऐबक ने, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ये सारे सवाल बहुत अच्छे समझते चलना। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगनी 40 सरदारों का समूह गठित किया था, बलबन ने जिसको समाप्त किया था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। क्लियर है? गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, नूरजहां वो थी जिनको हम लोग मेहरुन निसा के नाम से जानते हैं, और ये जहांगीर की पत्नी के रूप में आई थी। क्लियर है? बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल, रजिया सुल्तान का शासनकाल किस अवधि से किस अवधि के बीच में था? तो ये बहुत प्यारा सा पेपर में सवाल आता है, रजिया सुल्तान वाला। क्लियर है? हाँ, तो आप सबको पता होना चाहिए रजिया सुल्तान का सिर्फ टाइम पीरियड 4 साल के लिए रहा, 1236 से 1240 के बीच में, और रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी गई थी। कहां पर की गई थी? तो बहुत अच्छे से बता सकते हो, कैथल नामक जगह पे। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का जो वास्तविक नाम था वो उलूंग खा। उलूंग खा बेटा इसकी उपाधि का नाम था। किसके? बलबन की। बलबन जो इतना खतरनाक शासक था, 9वें नंबर का शासक था, इसने सिजदा और पैबोस प्रथा एक प्रकार से क्या कर दी थी बेटा? बंद कर दी थी। क्यों? राजा की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए। तो आप सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। सिजदा मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो
सर झुकाना, और पैबोस मतलब दंडवत प्रणाम करना। तो सिजदा पैबोस स्टार्ट की थी। दूसरी बात बहुत अच्छे से याद कर लेना, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने नौरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। बलबन ने संगीत पर रोक लगा दी थी। आराम से बता सकते हो। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो यहाँ पे अंतिम शासक आपको ऑप्शन दिख रहा, तो यहां पर दिख रहा होगा क्या? कैकुबाद दिख रहा होगा ना, कैकुबाद दिख रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, गुलाम वंश का जो अगर अंतिम शासन की यहां पर अंतिम शासक की बात करोगे, इस हिसाब से तो कैकुबाद करेक्ट है, लेकिन इसमें ऑप्शन एक दिया नहीं गया, उसका नाम है शमसुद्दीन कैमुर्स। अगर शमसुद्दीन कैमुर्स होता तो याद कर लेना, क्योंकि मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चे बताया गुलाम वंश में टोटल कितने राजा हुए, टोटल 11 राजा हुए, जिसमें 9वें नंबर पे बलबन था, 10वें नंबर पे कैकुबाद था और 11वें नंबर पे शमसुद्दीन कैमुर्स था। तो अगर शमसुद्दीन कैमुर्स ऑप्शन होता तो वो करेक्ट हो जाता, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, तो कैकुबाद इस प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे बच्चे। अगला सवाल देख लो, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बेटा कब बनाया? तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी 1211 में बनाया था, क्योंकि पहले दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी मेरे प्यारे बच्चे, वो बहुत प्यार से बता सकते हो क्या थी? लाहौर। लेकिन लाहौर से दिल्ली किसने ट्रांसफर की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा इसलिए कहा जाता है, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, उसने स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। तो करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना तो ऐबक ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। 3 नए विभाग बनाए थे, किसने? तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है? जबरदस्त तरीके से क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल, इल्तुतमिश ने किस खलीफा से वैधता प्राप्त की थी? तो बड़े प्यार से बता सकते हो, बगदाद के खलीफा। बगदाद के खलीफा, बगदाद का खलीफा जो होता था, समझो पूरा ऑल ओवर बेस्ट खलीफा माना जाता। और खलीफा किसे कहते थे? मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते थे। रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाने में किसका विरोध सबसे अधिक था? तो गद्दी पर बिठाने में तुर्क अमीरों का विरोध सबसे ज्यादा था। किसका? रजिया सुल्तान को गद्दी पे बिठाने का। क्लियर है? नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां पे बात करते हैं अगले सवाल की। रजिया सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? सिंपल सी बात, मृत्यु उसी वर्ष हुई थी जिस वर्ष उनका शासन का अंतिम काल था, मतलब 1236 से 1240। अभी मैंने आपको बताया, तो बड़े प्यार से आप यहां पर बता सकते हो। क्लियर है? फिर उसके बाद बलबन की अभी मैंने बताई, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। तो बलबन ने किस उद्देश्य से अपनाई थी? सिंपल सी बात है, जितने भी विद्रोह होंगे उन विद्रोह को कुचलने के लिए बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। और सबसे बड़ी बात, बलबन ने ही नौरोज उत्सव प्रारंभ किया था, बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा प्रारंभ की थी अपने राजा की सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करने के लिए। अगला, बलबन के समय चालीसा तुर्क अमीरों का समूह क्या हुआ करता था? मतलब क्या हुआ? तो सिंपल सी बात है, तुर्कान चहलगनी तो उसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और ये जो 40 तुर्क अमीरों का समूह था, 40 सरदारों का, इसको बनाया पता किसने था? इसको बेटा मेरे बच्चे बनाया था किसने? तो याद कर लेना, इसको बनाने में हाथ था इल्तुतमिश का, लेकिन समाप्त करने में योगदान था बलबन का। बलबन ने कौन सी प्रथा दरबार में अनिवार्य की थी? दरबार में प्रथा अनिवार्य की थी सिजदा और पैबोस की। बलबन का शासन किस अवधि से किस अवधि के बीच में रहा? तो सिंपल सी बात है, बलबन का शासन काल जो रहा 1266 से 1287 के बीच में रहा। ठीक, और मात्र 3 साल जो अगले थे 1287 से 1290, उसमें कैकुबाद और शमसुद्दीन कैमुर्स जो अंतिम शासक थे वो भी निपटा दिए। मतलब वो एक प्रकार से शक्तिशाली नहीं बन पाए, लेकिन शक्तिशाली जो बना, जो अंतिम शक्तिशाली अगर गुलाम वंश का किसी कहोगे तो आप बलबन को कहोगे। बहुत अच्छे से याद कर लेना। गुलाम वंश का पतन किस शासक के समय हुआ? तो सिंपल सी बात है, यहां पर शमसुद्दीन कैमुर्स है नहीं, तो आप कह सकते हो कैकुबाद के समय, क्योंकि कैकुबाद के बाद कोई भी राजा नहीं बैठा। अगर यहीं पे शमसुद्दीन कैमुर्स होता तो वो आंसर लग जाता। अभी मैंने इसका एक प्रश्न आगे करवाया था। क्लियर है? चलो अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1210 के बीच में। इल्तुतमिश का शासनकाल किस अवधि के बीच में रहा? तो सिंपल सी बात, इल्तुतमिश जो गद्दी पर बैठा वो 1211 से 1236, क्योंकि बीच में 8 महीने जो बैठा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह गद्दी पर बैठा हुआ था। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। अगला, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा? अभी मैंने बताया 1236 से 1240 के बीच में रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? बहुत प्यारा। फिर बहराम शाह। अब यहां पर जितने भी यहां पे राजा देख रहे हो आप, सारे के सारे राजाओं के एक प्रकार से आप कह सकते हो टाइम पीरियड पूछ रहा। ठीक,
उसके बाद बहराम शाह का टाइम पीरियड पूछ रहा, तो आप बता सकते हो रजिया सुल्तान के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो बहराम शाह ही बैठा था 1240 से 1242 के बीच में। अगला, अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? क्लियर है, तो अलाउद्दीन मसूद शाह उसके बाद गद्दी पर बैठा 1242 से 1246। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे जो गद्दी पर बैठा नसरुद्दीन महमूद, और एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था, यह बैठा था 1246 में। कब तक? 1266 तक, याद कर लेना, क्योंकि 1266 में बलबन आ जाता है। बलबन का शासनकाल जो रहा 1266 से 1287 और कैकुबाद का 1287 से 1290, याद कर लेना। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन जो खिलजी था वो एक प्रकार से आप कह सकते हो जलालुद्दीन खिलजी, जबरदस्त याद कर लेना, खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है, और सबसे बूढ़ा सुल्तान इसे ही कहा जाता था। इसका जो शासनकाल चला वो कब से कब तक? 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कब से कब तक चला? 1296 से 1316। शेर शाह सूरी ने भूमि माप के लिए किस इकाई का प्रयोग किया था? तो शेर शाह सूरी ने भूमि माप के लिए जो इकाई का प्रयोग किया था वो बेटा जरीब थी। उस इकाई को हम लोग जरीब के नाम से जानते थे, बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। अगला, शेर शाह सूरी की राजस्व व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो राजस्व व्यवस्था बेटा जो टैक्स लेने का सिस्टम था वो नगद लागान था। क्या था? नगद लागान। क्लियर है, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगला, शेर शाह सूरी के समय कितना टैक्स कितने परसेंट लिया जाता था? यह सवाल आप पूछा गया, तो 1/3 मैंने आपको बताया था शेर शाह सूरी के टाइम पे, अगर आप कह सकते हो 1/3 हिस्सा लिया जाता था टैक्स के रूप में। क्लियर है, बहुत अच्छे से आप देख लेना। शेर शाह सूरी ने किसानों को कौन सा दस्तावेज एक प्रकार से प्रदान करवाया? तो शेर शाह सूरी ने जो किसानों को दस्तावेज एक प्रकार से प्रदान करवाया था, हमने आपको बताया था पट्टा, लगान और पट्टा, दो शब्द बताए थे, तो पट्टा आंसर लगा देना। अगला, शेर शाह सूरी की सड़क व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य था जब सड़क व्यवस्था अच्छी होगी तो व्यापार बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा, मतलब व्यापार और प्रशासन, आप इसका आंसर कह सकते हो। क्लियर है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से, ग्रांड ट्रंक रोड के किनारे किस सुविधा की व्यवस्था की गई? हमने बताया जो रोड बनी थी उसके किनारे पेड़ पौधे लगाए गए, मतलब सराय आप कह सकते हो, तालाब के निर्माण करवाए गए। अगला, शेर शाह सूरी की दंड व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो शेर शाह सूरी की जो दंड व्यवस्था थी वो कठोर थी, कोई नॉर्मल दंड इनके यहां नहीं दिया जाता था। शेर शाह सूरी ने सेना की भर्ती के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? तो बेटा ये बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, जो इन्होंने अपनाया था, इन्होंने एलिजिबिलिटी को एक प्रकार से टैलेंट को बेस्ड माना था, योग्यता आधारित इनके यहां सेना में भर्ती की जाती थी। अगला सवाल बहुत अच्छे से क्या है, शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई बेटा कौन थी? तो अगर मैं सबसे छोटी इकाई की बात करता हूं तो परगना आप कह सकते हो। शेर शाह सूरी के टाइम पे सबसे छोटी इकाई परगना के रूप में मानी जाती थी। शेर शाह सूरी के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सुव्यवस्थित प्रशासन सबसे बड़ी व्यवस्था थी। शेर शाह सूरी जो था इसको शेर खां भी कहते थे, और इसका नाम क्यों पड़ा था इसने? क्योंकि एक शेर को मारा था, याद कह सकते हो, ठीक है। और फरीद खां इसके बचपन का नाम था। फिर अगला सवाल आ गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो याद कह सकते हो हरिहर प्रथम और बुक्का के द्वारा। दो भाई थे, दोनों भाई थे, हरिहर प्रथम और बुक्का। और विजयनगर साम्राज्य की अगर मैं तुमसे कह दूं राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी हम्पी। किस नदी के किनारे? बेटा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी होती? कृष्णा की, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी किनारे एक नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, याद कर लेना। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? अभी मैंने बताया हम्पी। हम्पी कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे? कर्नाटका में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य के शासकों को किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? तो विजयनगर के साम्राज्य के जो राजा थे वो सब अपने आप को महाराज अधिराज के नाम से कहते थे। विजयनगर साम्राज्य का एक प्रकार से आप कह सकते हो शासन किस प्रकार से था? तो आप कह सकते हो यहां पर जो था केंद्रीकृत राजतंत्र था, केंद्र सेंट्रलाइज। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो विजयनगर साम्राज्य में जो एक प्रकार से राजस्व, जो टैक्स वसूला जाता था वो सबसे ज्यादा बेटा भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू से ही वसूला जाता था। अगला, विजयनगर साम्राज्य में सेना का प्रमुख अंग क्या था? तो सेना का जो सबसे प्रमुख अंग, हाँ बिल्कुल, सेना का जो सबसे प्रमुख अंग था मेरे प्यारे बच्चे वो घोड़े वाली थी।
अश्वसेना एक प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज्यादा फेमस थी। 4 सेना बताई थी, सबसे प्रमुख कौन थी? अश्वसेना। आप बड़े प्यार से बता सकते हो। अगला, विजयनगर साम्राज्य में ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी आप बता सकते हो ग्रामीणी होता था। कौन होता था मेरे प्यारे बच्चे? ग्रामीणी। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में भूमि अनुदान प्रणाली को क्या कहते थे? तो भूमि अनुदान प्रणाली को अमरम कहते थे। और यहां पे सही कर लेना, विजयनगर साम्राज्य में जो ग्राम प्रशासन का अधिकारी होता था पटेल कहते थे, याद कर लेना। और अमरम कहते थे जो भूमि दान में दी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल को किस राजा के टाइम पीरियड को एक प्रकार से विजयनगर का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय के। ठीक, कृष्णदेव राय की बहुत सारी उपाधियां थी, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, ठीक है, बहुत सारी थी। और सबसे बड़ी बात, यवनराज स्थापनाचार्य और अष्ट दिग्गज इनके दरबार में रहते थे, जिसको बोलते थे 8 तेलुगु साहित्य के कवि। किसको? कृष्णदेव राय के। ठीक, तेलुगु साहित्य के कवि रहते थे इनके दरबार में। अगला, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज्य की अगर मैं स्थापना की बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चे 1347 ईस्वी में बता देना। और किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा। और बहमनी राज्य की अगर मैं राजधानी की बात करता हूं तो बड़े प्यार से बता सकते हो गुलबर्गा। गुलबर्गा किसकी राजधानी थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी का नाम गुलबर्गा था। अगला, अलाउद्दीन हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन हसन गंगू ने जो उपाधि धारण की थी, बहुत अच्छे से याद कर लेना, अलाउद्दीन बहमन शाह की। बहमनी राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा, जिसको एहसानाबाद के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद बहमनी राज्य में अतराफ और दक्कनी का संघर्ष बेटा किससे संबंधित था? तो ये आप बता सकते हो बहुत अच्छे से। ये किससे रिलेटेड होगा मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, ये संबंधित होगा प्रशासनिक और जातीय संघर्ष। अतराफ और दक्कनी। किस बहमनी शासक ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर की थी? तो गुलबर्गा से बीदर करने वाला राजा का नाम था अहमद शाह वली। बहमनी राज्य में तरफदारी प्रणाली का संबंध किससे? तो तरफदारी प्रणाली का संबंध याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, प्रांतीय प्रशासन से होता था। महान बहमनी मंत्री महमूद गवा किस पर नियुक्त हुए थे? अमीर जुमला के पद पर नियुक्त हुए थे। अगला, महमूद गवा द्वारा स्थापित प्रसिद्ध मदरसा कहां पर मेरे प्यारे बच्चे स्थापित किया गया था? तो याद कर लेना बीदर में। क्लियर है? अगला, बहमनी राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? आंतरिक संघर्ष और कमजोर शासक। मैंने आपको बताया भी था, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में एक युद्ध हुआ था, ताली कोटा का युद्ध, जिसको राक्षस तांगड़ी बन्नी हट्टी भी कहते थे। क्लियर है? याद कर लेना। 1365 में किसको लेकर हुआ था? कृष्णा और गोदावरी के द्वाप को लेकर। क्लियर है? नेक्स्ट, जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जब जौनपुर राज्य की स्थापना आपसे पूछी जाए तो बड़े प्यार से बता देना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे कितने सारे नगर थे, बहुत सारे नगरों की स्थापना की थी। और फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसके सब समय में सबसे ज्यादा गुलाम रहते थे, और एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फतुवत फिरोज शाही। ठीक, जौनपुर राज्य के संस्थापक मलिक सरवर ने कौन सी उपाधि मेरे प्यारे बच्चे धारण की थी? तो बहुत अच्छे से बता सकते हो मुबारक शाह। क्लियर है? अगला, जौनपुर के सरकी शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सरकी शासकों में अगर मैं सबसे प्रतापी शासक की बात करता हूं तो आप नाम बता देना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? हुसैन शाह। क्या बोलते हैं? हुसैन शाह सबसे प्रतापी शासकों में से एक था। कौन? यही हुसैन शाह। क्लियर है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, जौनपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो मैंने बताया था पूर्व का सिराज कह लो या भारत का सिराज कह लो, कुछ भी कह लो आप। ठीक है? नेक्स्ट, मालवा राज्य की राजधानी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मालवा राज्य की अगर राजधानी की बात करते हैं तो एक नाम मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, मालवा मतलब दिलावर खां लगा देना। ठीक, फिर मालवा राज्य की राजधानी क्या थी? तो हमने आपको बताया था मांडू। क्या बताया था? मांडू। मालवा राज्य की राजधानी क्या थी? मांडू। बड़े प्यार से आप बता सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगला, बंगाल में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में इलियास शाह ने स्थापना की थी। इलियास शाह द्वारा बंगाल की राजधानी कहां स्थापित की गई थी? तो एक प्रकार से इलियास ने जो अपनी राजधानी स्थापित की थी उसका नाम था पांडुआ। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला, कश्मीर में मुस्लिम शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कश्मीर में जो मुस्लिम शासन की स्थापना की गई थी तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, किसके द्वारा? शाहमीर के द्वारा। ठीक है? फिर कश्मीर के किस शासक को बुत सिकन? बुत सिकन का मतलब समझते हो? बुत सिकन का मतलब होता है जो मूर्तियों को तोड़ता है। क्लियर है? उसको आप कह सकते हो सिकंदर। अगला, मालवा राज्य की
स्थापना किस वर्ष की गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद कर लेना 1401 में। मालवा राज्य का संस्थापक कौन था, अभी मैंने बताया था दिलावर खां, मांडू राजधानी थी। मालवा राज्य की राजधानी क्या थी, तो अभी मैंने बात को बताया क्या थी, मांडू। क्या नाम बताओगे, मांडू, मांडू इसकी राजधानी थी। क्लियर है। नेक्स्ट, गुजरात राज्य की स्थापना किसने की थी, तो गुजरात राज्य की स्थापना जफर खां नाम लगा देना। अगला, मालवा राज्य की राजधानी गुजरात राज्य की अगर तुमसे कह दिया जाए, सवाल ही हमको लग रहा है गलत है थोड़ा सा, इसको छोड़ देना, ठीक है। अगला, गुजरात के किस शासक ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की, तो अहमदाबाद के अहमद शाह, जो साबरमती नदी के किनारे था। क्लियर है। मेवाड़ राज्य की राजधानी क्या थी, चित्तौड़। विजय स्तंभ मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक। मेवाड़ के किस शासक ने मालवा और गुजरात के विरुद्ध क्या किया था, मालवा और गुजरात के विरुद्ध एक प्रकार से संघर्ष किया था, तो आप कह सकते हो राणा कुंभा। जौनपुर राज्य की स्थापना किस तुगलक के समय हुई थी, तो जौनपुर राज्य की स्थापना हुई थी, बहुत अच्छे से याद कर लेना, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। किसके टाइम पे, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, अभी मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अगला सवाल, जौनपुर के सरकी शासकों में सबसे प्रतापी राजा कौन था, अभी मैंने पहले बताया था हुसैन शाह। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था, दिल्ली सल्तनत की कमजोरी, तभी अलग अलग राज्यों में एक प्रकार से आ गए थे। फिर भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले हुआ था, मैंने बताया था दक्षिण भारत, अलवार और नायनार संतों द्वारा। फिर उसके बाद अगला, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जुड़े संतों को किस नाम से जानते थे, अलवार और नायनार। अलवार संत किस देवता की भक्ति से संबंधित थे, ये सवाल तो तुमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अलवार संत भगवान विष्णु से और नायनार संत भगवान शिव से। क्लियर है। अगला, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ, तो लोक भाषाएं, जो लोकल लैंग्वेज होती थी अलग अलग क्षेत्रों की। रामानुजाचार्य किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित थे, तो रामानुजाचार्य की अगर मैं बात यहां पे करता हूं तो बड़े प्यार से आप बता देना, ये जो संबंधित थे वैष्णव भक्ति के प्रमुख संत थे, कौन, रामानुजाचार्य। ठीक है। फिर उसके बाद कबीर की भक्ति मेरे प्यारे बच्चे किस श्रेणी में आती, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति, जो कहते थे भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान को इन्होंने निराकार कहा था। क्लियर है। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता और ईश्वर भक्ति। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति के प्रमुख संत थे, सगुण भक्ति के एक प्रकार से संत जिनको आप कह सकते हो मीराबाई। मीराबाई का मानना था कि भगवान का एक प्रकार से चित्र होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन ने समाज में किस व्यवस्था का विरोध किया, तो इसने कहा कोई जाति व्यवस्था नहीं होती, कर्मकांड नहीं होता। इस प्रकार हमारे अगर ऐसे देखोगे तो 100 प्रश्न इस हिसाब से हो गए और पता नहीं चला। ठीक है, 100 तो मैंने ये करवा दिए और इसके साथ साथ मैंने इतना सारा एक्सप्लेन किया है, तो मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर इतना आपको समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से सब बच्चे क्या कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, तो मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, सब बच्चे अगर लाइक कर देंगे और अपनी ताकत दिखा देंगे और सब लोग कमेंट करके बता दो क्या वास्तव में मजा आया है। बेटा अगर इन प्रश्नों को जो बच्चों ने कर लिया तो मान लो बेड़ा पार है। क्यों बेड़ा पार है, क्योंकि ये पेज वाइज सारे प्रश्न हैं। ठीक है, और एक एक पेज से 10-10 प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब रट जाएंगे आपको। इस तरह आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और अन्य सब्जेक्ट सारी चीजें आप पढ़ डालोगे और इससे बढ़िया एमसीक्यू आपको हमें नहीं लगता कहीं छांटने को मिलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न उस चैप्टर से, चाहे चैप्टर कठिन हो चाहे सरल हो, हर वो प्रश्न तुम्हारे सामने आ रहा है जिसको तुम फेस कर रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ सरल सरल प्रश्न रखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सरल और कठिन का यहां पर मामला ना बने, यहां पर मामला यह बने कि प्रश्नों को बहुत अच्छे से हम कवर कर ले जाएं। ठीक है, हाँ, बहुत सारे बच्चों को बताते जितना पढ़े हो केवल रिवीजन करो, पढ़ते चलो। ठीक है, चलिए शुरू करें आगे एक से एक नंबर से, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से सभी मेरे प्यारे बच्चे लाइक कर दो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मैं 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाई क्योंकि उसमें मुझे डाउट हो रहा था। तो बेटा यहां पे डाउट वाली बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस की, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जितने सवाल आए
वो आपको होने चाहिए। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जो नहीं आया वो हमको सीखना है। क्या है? सीखना है, ये काम करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1469 में होता। और मैंने बताया था गुरु नानक देव जी जो है वो एक प्रकार से बहुत अच्छे से आप बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चे कि सिख धर्म के संस्थापक हैं। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। संस्थापक गुरु नानक देव थे, गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे 10वें। और गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कौन सा है? तलवंडी ननकाना साहिब, याद कर लेना। और करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किसे निर्गुण भक्ति का प्रमुख संत माना जाता है? तो निर्गुण भक्ति का प्रमुख संत बेटा कबीरदास जी को माना जाता है। कबीरदास किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो एक जुलाहा परिवार से थे, क्योंकि इन बताया जाता है इनको तालाब के किनारे छोड़ दिया गया था, जिसके बाद नीरू और नीमा नामक व्यक्ति ने एक प्रकार से इनका क्या किया था? भरण पोषण किया था। अगला सवाल, रैदास जो रविदास की जाति से संबंधित थे। रैदास को तो चर्मकार कहा जाता है। मीराबाई किस देवता की उपासिका थी? तो मीराबाई भगवान कृष्ण से तो बहुत प्रेम करती थी। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस क्षेत्र से था? चैतन्य महाप्रभु का संबंध बेटा बंगाल क्षेत्र से था। तो बहुत अच्छे से आप इसको भी बता सकते हो। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के प्रचार के लिए किस माध्यम पर अधिक बल दिया? तो नाम संकीर्तन की। आप भगवान का जितना ज्यादा जप करिए उतना ज्यादा मोक्ष की आपको प्राप्ति होगी, वही मेन मामला है। क्लियर है। नेक्स्ट, वल्लभाचार्य किस भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की खोज की थी। मैंने बताया था भक्ति आंदोलन के संतों ने मुख्य रूप से किसका विरोध किया था? विरोध किया था जाति भेद और कर्मकांड का। अगला, बाबर ने भारत में प्रथम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, जो इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। क्लियर है। बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। हाँ बेटा सब। अरे यार बच्चा पूछ रहा क्या होमगार्ड निकल जाएगा? यार मैं आपका चाहता हूं बड़ा पेपर निकले, तुम होमगार्ड ही में पड़े हो। दरोगा, होमगार्ड, सिपाही सब कुछ निकल जाएगा, पढ़ लो भाई। पानीपत का पहला युद्ध किस तारीख को लड़ा गया था? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने तारीख नोट डाउन करवाई थी। अब यहां पर 2 तारीखें आ गई हैं, एक मार्च भी आ गया और एक यहां पर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे? अप्रैल भी आ गया। तो इसीलिए मैंने तारीख सहित आपको पढ़ाया था। 21 अप्रैल को याद कर लेना, 21 अप्रैल 1526 को। अगला, खानवा का युद्ध, तो मैंने बताया था पान खा चल घर। तो पान खा से खानवा था, बाबर और राणा संगा 1527 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में, अफगान और बाबर के बीच में। अगला, बाबर ने किस युद्ध के बाद अपने आप को गाजी की उपाधि दी थी? तो गाजी का मतलब होता था जिहाद के लिए लड़ा गया युद्ध। कौन सा? जिहाद के लिए लड़ा गया युद्ध। क्लियर है। तो बहुत अच्छे से बता देना। खानवा धर्म युद्ध। हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुमायूं का जन्म बाबर का बेटा था, तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए किस वर्ष हुआ था? 1515 में। अगला सवाल, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध बाबर, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1539 में। और चौसा का कब हुआ? 1539 में। मैंने बताया था इसमें भी हुमायूं हार गया था, बिलग्राम में भी हुमायूं हार गया था। लेकिन बिलग्राम का असर इतना हुआ कि हुमायूं को भारत छोड़कर ही जाना पड़ा और शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना कर दी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खां। ठीक। शेरशाह सूरी की मृत्यु किस कारण हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी विस्फोट में। विस्फोट का मतलब एक उक्का नामक एक क्या चला रहा था? उक्का नामक बेटा अस्त्र चला रहा था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्लियर है। चलो अगला, सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था? कलानौर पंजाब में। और कब हुआ था? 1556 में हुआ था। क्लियर। अगला, अकबर का संरक्षक किसे कहते हैं? बैरम खां को कहते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। और उस युद्ध को संरक्षक के रूप में कौन लड़ा रहा था? हेमू लड़ा रहे थे। तो बहुत अच्छे से इस चीज को याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। क्लियर है। चलो अगला, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की ओर से वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बैरम खां कर रहे थे। कब कौन कर रहा था? बैरम खां। अगला, अकबर ने बैरम खां को किस वर्ष पद से हटाया? तो 1560 ईस्वी में हटाया। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया गया? तो 1564 में जो इन्होंने समाप्त किया था वो
समाप्त किया था जजिया कर, तो 1563 में समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर, और 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था 1564। जजिया कर वो होता था जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, मुसलमानों को छोड़कर अन्य कोई भी धर्म का होता था उससे वसूल लिया जाता था। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी, तो फतेहपुर सीकरी में की गई थी। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने किस वर्ष की थी, 1582 में की थी, याद कर लेना। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, खुर्रम शाहजहां को कहते थे। फिर अकबर का, फिर इसके बाद सवाल यहां पर आया है, जहांगीर का एक प्रकार से राज्याभिषेक बेटा किस वर्ष हुआ था, तो 2 तारीख 1605 तो आपको पता होगी, लेकिन याद कर लेना 24 अक्टूबर 1605 में। अगला सवाल, जहांगीर का जन्म कब हुआ था, तो मैंने बताया 1605 में तो जहांगीर का क्या हुआ, एक प्रकार से राज्याभिषेक हुआ था, तो जन्म हुआ था 1569 में। जहांगीर ने अपने शासन की शुरुआत में किस व्यवस्था की घोषणा की थी, इसने 12 नियम बनाए थे, ठीक है। जहांगीर ने न्याय के प्रतीक के रूप में किस वस्तु की स्थापना की थी, तो इसने एक घंटी लगवाई थी। किसकी घंटी लगवाई थी, मतलब किसी को भी न्याय चाहिए तो घंटा बजा दो तो जरूर मिलेगा, क्लियर है। तो बहुत अच्छे से याद करना। नूरजहां से जहांगीर का विवाह कब हुआ था, तो नूरजहां से जहांगीर का विवाह बहुत अच्छे से याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, 1611 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1611 ईस्वी में, क्लियर है। फिर उसके बाद नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मैंने बताया था मेहरुन्निसा, क्लियर है। किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति दी गई, जहांगीर, क्योंकि जो हाकिंस आया था उसको सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी गई थी, उसी को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। कैप्टन हाकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। कब हुई थी, 1627 ईस्वी में। अगला सवाल, शाहजहां का वास्तविक नाम बता दो। शाहजहां का वास्तविक नाम याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, खुर्रम था। शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ, तो शाहजहां का राज्याभिषेक बेटा 1628 ईस्वी में हुआ, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। इसके बाद शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मृत्यु कब हुई थी, मैंने बताया था 1631 में मुमताज की मृत्यु हुई थी। ताजमहल का निर्माण किस नदी किनारे, सिंपल सी बात है, आगरा में पड़ता है और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो यह सवाल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, 1632 में, क्योंकि जिस वर्ष मुमताज मरी थी उसके अगले वर्ष से ही काम चालू हो गया था। शाहजहां के शासनकाल में निर्मित लाल किला किस नगर में स्थित है, तो लाल किला मेरे प्यारे बच्चे दिल्ली में स्थित है, जो शाहजहां ने बनवाया था, क्लियर है। बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। इसके बाद मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां को किस कारण निर्माणों का राजकुमार कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई थी स्थापत्य कला के कारण। शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी किस नगर को बनाया गया था, तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, दिल्ली को। शाहजहां को किसने पदच्युत कर कैद किया था, औरंगजेब ने कैद कर लिया था आगरा महल में। औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो सिंपल सी बात, जब शाहजहां को इसने कैद कर लिया उसके बाद राज्याभिषेक करवा लिया 1658 में। औरंगजेब का वास्तविक नाम बता दो, तो वास्तविक नाम इसका मोइनुद्दीन था। क्या था, मोइनुद्दीन, क्लियर है। तो जबरदस्त तरीके से आपको याद कर लेना है। इसके बाद अगला सवाल, औरंगजेब का जन्म कहां हुआ था, तो मैंने बताया था दाहोद गुजरात में। औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर पुनः लागू किया था, 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने किस सिक्के पर कलमा खुदवाया था, तो कलमा बेटा औरंगजेब ने किस सिक्के पर खुदवाया था, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना है, सोने के सिक्के पर खुदवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत में सबसे बड़ा विरोध किससे हुआ, तो दक्षिण भारत में जो विरोध हुआ सबसे बड़ा वो मराठों से हो गया, शिवाजी थे, ठीक। फिर उसके बाद औरंगजेब के समय सिखों के किस गुरु को मृत्युदंड दिया गया, तो औरंगजेब के समय सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया, और जो अर्जुन देव थे वो 5वें गुरु थे जिनको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो याद कर लेना, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बेटा औरंगाबाद, जिसको बोलते हैं खुलदाबाद, क्लियर है। औरंगजेब की कब्र कहां पर है, तो आप कह सकते हो खुलदाबाद औरंगाबाद में। औरंगजेब को किस और नाम से जाना जाता है, तो इनको आलमगीर के नाम से जानते हैं, और औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिंदा पीर, क्लियर है। तो कुल मिला के सारे सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए मेरे प्यारे बच्चे। अगला, मुगल काल में सर्वोच्च केंद्रीय अधिकारी कौन होता था, तो मुगल काल में सर्वोच्च केंद्रीय अधिकारी वजीर होता था। मुगल काल में जो राजस्व विभाग का मुखिया होता था, कौन, राजस्व विभाग का मुखिया होता था, उसको क्या बोलते थे, दीवान, क्लियर है। नेक्स्ट,
मीर बख्शी का प्रमुख कार्य क्या होता था? तो मीर बख्शी का कार्य होता था, तो याद कर लेना, सेना नियुक्ति वेतन। सदर उस सद्र का मुख्य कार्य किससे रिलेटेड था? धार्मिक और न्यायिक कार्य। मुगल प्रशासन में मनसब शब्द किससे रिलेटेड था? तो मनसब याद कर लेना बेटा, सैन्य पद था। मनसबदारी व्यवस्था में जात का अर्थ क्या होता था? तो जात का अर्थ होता था पद या रैंक। क्या होता था? पद या रैंक। बहुत अच्छे से ये सारे प्रश्न आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? बहुत प्यारा, जबरदस्त। नेक्स्ट, सवार से क्या तात्पर्य था? तो सवार का मतलब होता था सैनिक की संख्या। मुगल काल में भूमि माप की इकाई क्या थी? तो इलाही गज से मापा जाता था। मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, सूबा के नाम से। परगना स्तर का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता था? अमीन होता था। क्लियर है? शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का वर्ष कौन सा था? तो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का वर्ष याद कर लेना, 1674। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो आप बता सकते हो, रायगढ़ में। क्लियर है? शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो यह प्रश्न भी हमने आपको बताया हुआ 1674 में। अष्टप्रधान परिषद में पेशवा का कार्य क्या होता था? तो पेशवा का कार्य होता था एक प्रकार से वित्त और सामान्य प्रशासन संभालना। अष्टप्रधान परिषद में अमात्य किस विभाग से रिलेटेड था? तो अमात्य का मतलब होता था लेखा और आय व्यय। सचिव का मुख्य कार्य क्या होता था? राजकीय पत्राचार करना। शिवाजी महाराज में सुमंत का कार्य क्या होता था? जो विदेश नीति को बनाता था। कि शिवाजी महाराज के शासन में राजस्व की प्रमुख इकाई क्या थी? तो राजस्व की अगर प्रमुख इकाई की बात यहां पे करोगे, किसके? शिवाजी महाराज के टाइम पे अगर बात करोगे तो मौजा बोलते थे। ठीक है? अगला, शिवाजी महाराज ने किस भाषा को राजकीय कार्य की भाषा दिया? तो मराठी। ठीक? शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बहुत अच्छे से बता देना है, 1680। 1674 में तो इनका राज्याभिषेक हुआ था। क्लियर है? चलो, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। चलो, इस प्रकार इतने प्रश्न आपको याद रखने हैं पूरे मध्यकालीन भारत में। क्लियर है? हाँ, क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? जबरदस्त तरीके से इतना आपको याद कर लेना है। जबरदस्त तरीके से। चलिए, तो आशा करते ही बात आपको समझ में आ गई होगी और सारे सवाल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, इसके बाद मैं आपको बता दूं, त्रिशूल बैच 6.0 लूसेंट एनसीईआरटी गणना चक्र का लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला बैच जो आपको 2899 का दिख रहा है, यहाँ पे कूपन कोड लगा लेना राम60। और सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए गए मेरे द्वारा और पढ़ाए जा रहे हैं बराबर। ठीक है? और ये बैच क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, क्यों नाम है, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सब टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चे। लूसेंट जीके, घटना चक्र, एनसीईआरटी तीनों मिलकर आपका सिलेक्शन का फार्मूला बनाते हैं। और साथ में फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर ये बैच मिलेगा। आपको कोई प्रकार की दिक्कत इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लेना और यहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा और यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आशा करते साथियों कि ये पूरे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक एक पेज का हमने आपको सवाल बता दिया है, जबरदस्त तरीके से आपको हम बताएंगे। ठीक, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आगे की कक्षा। ठीक है? चलिए, तो आशा करते मजा आ गया होगा। ठीक है? हाँ बेटा, 500 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? 500 क्वेश्चन जैसे 200 प्रश्न मैंने कराए, हमने कितने सारे प्रश्नों को बोला है। एक प्रश्न कम से कम 2-2 3-3 प्रश्न बनने थे, सब बोला है। उन पर अगर ध्यान दोगे तो पूरा पूरा रिवीजन करवा दिया। ठीक है? लेकिन आपके समझ में क्या होना चाहिए? 500 का मतलब 500 देख रहे हो, बस यही फर्क है समझने का। इसलिए थोड़ा सा काबिल बनो और समझदार बनो। ठीक? हाँ, क्वालिटी पे भरोसा करो। ठीक? विदा लेते हैं, मिलेंगे आपको नई क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।